नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज हमने सोचा आप और आपके पार्टनर से मिल के बात की जाए। ऑल टुगेदर वी वर डूइंग लाइव्स ऑन वीकडेज और वीकेंड्स बट नेवर संडेज। सो संडे को हम और आप बात करते हैं आपकी कुछ इनफर्टिलिटी जर्नी से रिलेटेड कॉजेस और ट्रीटमेंट की। एंड this is really important, so I want you to be with your partner at this session. आप अपने सवाल पूछिए, आपके मन में जो भी डाउट है आप पूछिए, और अगर आप अभी तक इस जर्नी इस ट्रीटमेंट में नहीं आए हैं देन ऑल्सो यू कैन जस्ट आस्क द सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे डॉक्टर के पास जाके क्या पूछूं, क्या टेस्ट कराना चाहिए, इससे अच्छा छोड़ो, लेट मी चेक ऑन द गूगल। बट वाई गूगल व्हेन फर्टिलिटी दोस्त आपके साथ है? सो बहुत छोटे सवाल जो आपको लगता है कि मायने ही नहीं रखते, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता, वो भी पूछे, बिकॉज इट्स योर ट्रीटमेंट, योर जर्नी, योर फर्टिलिटी। You should know each and every detail about that particular treatment. So please don't hesitate. Though this is a public platform, but we really hope so कि हम आपको help कर सकें. And thank you, UNS, for arranging this wonderful awareness campaign session with Dr. Imrana. So, viewers, we have our guest on the screen, and let me add her. And after giving the brief description about topic, about doctor, we'll just straight away start with the session. Hope you guys are ready with your questions. Any language will suit, English, Hindi, हम दोनों में बात करेंगे. आप सवाल भी किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं. Good evening, doctor. Namaskar. Welcome to Fertility Dost. So, viewers, Really welcome all of you and I thank you from all of you from the core of my heart for giving me this opportunity to spend a Sunday with you. And at the same time, I am being apologetic for taking away the Sunday from all of you because from away from your families, of course. So why choose me? Why not your family? So let's see how beautiful we can make it. yes, perfect. So, viewers, we have Dr. Imrana Rahman with us. She is a director of Janm IVF Center, Tarapur, Bhagalpur, and she has done numerous cases. अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इनके नाम से मुस्कुरा देते हैं, because she is the reason behind their happy family. She has done n number of cases, n number of publications. बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोग्राम्स हैं जिनको इन्होंने अटेंड किया है, अपनी आवाज दी है. सो आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. एंड अगेन डॉक्टर, टू स्टार्ट द सेशन, कॉजेज, इट्स लाइक बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. लोग कहते हैं लाइफस्टाइल खराब हो गया है, आप हर टाइम टेक्नोलॉजी में घुसे रहते हैं, आप एक मतलब एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, यू डोंट हैव दैट accessibility टू अदर थिंग्स, आपने बाहर जाना बंद कर दिया है. सो इज दिस द रियली कॉज, यहाँ कुछ जेनेटिक्स भी ऐसे हैं जो हमारे साथ गेम खेलते हैं और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ट्रिगर हो जाता है. सो व्हाट कुड बी द कॉजेज, कॉमन कॉजेज फॉर इनफर्टिलिटी? Right now, what I have perceived down the years since India has observed a sea change. बहुत ज़्यादा जो हमने आजकल देखा है हिंदुस्तान को, जब ये इंडस्ट्रियल हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हमारा जो इवन मिडिल क्लास है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, दे मैरी यंग, but the middle class so far as they are pursuing that career, they उसको फौकियत देते हैं, preference. And they तो age is the most important determinant for pregnancy. Age is the most important determinant for pregnancy. This everybody must understand. बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो भगवान ने उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ एग्स दिया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी की ओवरीज छोटी, किसी को, वो पैदाइश के वक्त ही जब वो बॉर्न होती हैं वो मुकर्रर हो जाती है, तय हो जाती है, निर्धारित हो जाती है.
कि इसको इतना कोटा ऑफ एग्स मिलेगा और इसको इतना मिलेगा, वो सबका वेरिएबल है। किसी का मेनोपॉज जल्दी होता है, किसी का मेनार्की जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। सो दिस इज ऑल जेनेटिकली प्री डिटर्मिन्ड एंड एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड इन यूटेरो while the baby is in the womb. So the number of eggs is also determined inside the womb. And the baby she is born with that fixed quota of eggs. And you will be surprised to know, and our people, मतलब आम इसमें कहें कि जब हमारी उम्र 30 साल होती है, हमारे 70% जो अंडे होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं. दे अंडरगो एट्रीसिया एंड एपोप्टोसिस. So we enter only with our reproductive career. अगर हम 30 साल के बाद भी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो हमारे 30% अंडे ही हमारे पास बचे हैं जिससे हम अपनी जिंदगी की रिप्रोडक्टिव करियर की शुरुआत कर रहे हैं. तो दिस इज अमेजिंग and we must this is surprising as well. And by the time you reach 35, further losses and further decline hota chala jata hai. By the age of 40, you are left hardly with 10% of your eggs and good quality. At the same time, गुणवत्ता भी बहुत important है. तो अंडे की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही बहुत ही ज्यादा मायने रखती है. और सबसे सर्वोपरि अगर हम किसी चीज को रखें तो वो चीज है हमारी आयु, जिस आयु में वो माँ बनना चाहती है. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, करियर्स हैं, लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, दूसरा एपिडेमिक जो हमारी सोसाइटी को ग्रसित कर चुका है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल्स, जो कि या तो महिलाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे, जो हमने अपनी बेसिक्स ऑर्गेनिक वाली जो पुरानी चीजों से हम दूर आ चुके हैं और हम ज्यादा प्रिपेयर्ड फूड, जंक फूड की तरफ हैं. एज ऑफ प्लास्टिक है ये, जो कि बहुत ये पिछले 20 सालों से हम एज ऑफ प्लास्टिक में रह रहे हैं, जिसमें जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं जैसे कि बिस्फेनॉल्स, जो चीजें जो प्लास्टिक से लीच होती हैं अंदर, जैसे हम स्टोर भी करते हैं खाना, गर्म खाना, खास करके माइक्रोवेव का जमाना है, तो ये सारी चीजें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स रिलीज होते हैं. बहुत सारे केमिकल्स हैं, थैलेट्स हैं, बिस्फेनॉल्स हैं, ये सारी चीजें सब जगह हैं, ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर एंड ग्लोबली. और हर जगह हमारी जिंदगी में इस तरह से शामिल है जितना कि हमारे बच्चे और हमारा परिवार शामिल है. तो हमें वो सब भी, वी शुड रीथिंक टू अवॉइड ऑल दीज, रीथिंक ऑफ यूजिंग एंड चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल हैबिट्स. ओबेसिटी एक एपिडेमिक है जो मैं कह रही थी, बीच में इंटरप्ट हो गया. तो वजन का ना बढ़ना, रेगुलर योगा और इसको शामिल करना अपनी जिंदगी में, खाने वक्त पे खाना, और ये सारी चीजों को अगर हम तवज्जो दें, इस पे फोकस करें और इस पे लग जाएं तो शायद हम उसको बहुत हद तक बिना दवाओं के अचीव कर सकते हैं. अपनी फर्टिलिटी क्लॉक को रिवाइंड कर सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बेहतर कर सकते हैं. Right. I think these are very small, minute details, but या तो हम जानते नहीं हैं और जानबूझ के कई बार इग्नोर कर देते हैं because it is easy. So it's very quick thing. Just put your food in the microwave, and within few seconds you will get that hot food. So it's really easy. और वही हम बर्नर जलाएंगे, एक बर्तन में खाना डालेंगे, उसको गर्म करेंगे. Sorry. Yeah, one more thing, non-sticks. Non-sticks are also Oh. not, this non-stick cookwares, they're also bad. I mean, not advisable. So we have to think to cook in the steel, iron and glasses. I mean, these are permissible. Right. So there are minute details. You have to make changes. And again, अगर आपको लगता है कि अरे 30 में तो अभी शुरुआत हुई है जिंदगी की, I don't want to start my family. Let me focus on other things. Let me do what I want to do. So the best option today available is your gamete freezing. So doctor, what is your take on egg freezing and sperm freezing? We would really love to have that conversation also. Yeah. This is one of the good options for egg freezing. But the thing is that once you go for freezing your eggs,
it goes to subnormal, sub-zero temperatures, like minus 147. You're subjecting your eggs. It can be frozen for a period of 10 years, not an issue. I mean, can use it. But again, that it has come and thawed to a normal temperature. It has come back from that minus 147 to the normal temperature, that might undergo some cryo damage, which we are unaware of. There are we get lot of, but even egg freezing, when you do it at the right age, will be, because once you're growing, you're growing and you freeze egg of a female at the age of 40, it will not be that of good quality. When you freeze a female's egg at the age of 25, 30, or whatever, I mean, like, this is a good option, and you can maximize also the number of eggs. And because that egg, again, we once we freeze the eggs, it is going to a very low temperature, come out, and we get it thawed to normal temperature, make an embryo. Again, that embryo, most of the times we are performing a freeze off cycle, and Right. anti protocol, most of the places, the three musketeer approach of freeze all, and we are freezing those embryos, and then Hmm. again the embryo has to grow. There are chances of some cryo damage, some epigenetic changes in the embryo, which, because we have to maintain, and the culture conditions and the lab and the quality, everything has to be, a lot of checkpoints you have to make, whether everything is going in the perfect sync and the perfect line. So I So think what? to overcome Yeah, uh, so overcome this these such hurdles, so it's really important to choose your doctor very wisely. And for that, we really advise all of you that do watch our live sessions, because we have many doctors with us. You can just watch the lives, and even if you are thinking of taking your consultation with Dr. Imrana, then also please don't wait or hesitate, because when you just listen to the doctor on screen, it just builds some kind of confidence in you. Yes, baat to karke dekhiye ek baar, it's that kind of thing. So doctor, when we start the journey, or when we think of planning a family, what all important test you suggest to your patients? very important and a very nice question. Like, importantly, what I would suggest is, if you're preconceptional, there are certain things which we should incorporate. We should eat healthy, discipline our life, optimize our weight, because this is an era of diabetes, hypertensives, everything. Most of the females, they get, just if they are stressed, if they are working, most of them, they become borderline kind of these problems. Hypothyroid. I mean, it's hypothyroidism 1 in 6, diabetes Right. again 10. I mean, it's again, India is all like bombarded with these problems. And because India is a growing population and everybody is struggling to, the demographic changes are so much. I mean, the entire profile is like that. So every one is wanting to raise their means of livelihood and all those things. And moreover, there's a lot of migration of the population, also not finding much opportunities. So this is the stress, which is the undercurrent thing. So that makes you really unhealthy. So these things, before planning a pregnancy, some preconceptional, at least folic acid, you have to make your iron status, you have to make your sugar under control, you have to make and you have to be taking a lot of veggies, lot of weight should be important determinant, because when you embark onto the journey of your pregnancy, it's a very good decider that you, the things are that you enter it naturally. But since you are not achieving pregnancy naturally, by then what are the hurdles? You need to make a checklist of it. So you, once your checklist, okay, and the test which you need to undertake is for as per the male factor, equally important, because the stress levels have made the Indian males seminal parameters go down, and that we find the seminogram. Again, to what all things like the WHO 2022 standards we generally check.
we have to take the seminogram, and the semen analysis has to be taken after 2 days of abstinence, when you are not staying together for 2 days. That gives reflects a good report, and in that you must know your parameters well. You have to have a good concentration of the sperms, the count which we give above 20 million, 20 to 20, 120 is normal. The गतिशीलता जो होनी चाहिए शुक्राणु की, that is the progressive motility, it should be above 40%. And then जो the morphology, I mean वो कितनी बनावट अच्छी है उसकी, that we call as if it is abnormal. So more than 4% normal sperm should be there in a male. I mean it should not be teratogenic. And then उसमें if there are some infections, then we must take a course of that thing also, like we should combat those infection by the drugs. So important is rapid progressive movement of the sperm, then the sperm count, and that is the number, and the morphology is very, very important. Most important is the morphology. If the morphology is really bad, that even despite IVF treatment, it becomes really difficult to get a good, even the count is normal, and so we call it, if it is all the parameters are less than 20, 40, I mean the progressive movement and the morphology less than 4, then it makes the subject fall into a category of oligoasthenoteratozoospermia. Oligo means less, astheno means weak, terato means abnormal. So these are some good parameters. For a simple seminogram would suggest this, but from a good lab, and the timing is also important. But from a very good lab, it is important that has to follow a standard testing. And then for the female part, you have to have important, apart from the routine biochemistry, I told you, thyroid, sugar, prolactin. You have to optimize all these. If you are suffering from these, then you have to strike on a balance and strike an equilibrium, maintain those and correct it. And then you have important tests, specific tests for infertility as regards female. You have to know whether you have to have a tubal patency. Tubes have to be open. Just being open is also not important. It has to be anatomically patent as well as functional patency. Sometimes you find the reports as a tube being patent, still not conceiving. So whether the optimal functioning of the tubes are there or not, whether the peristaltic activity, that flowy activity which sucks the egg and makes it go through the travels the entire tube and enter into the endometrium after forming the after getting fertilized, that optimal functioning is there, whether there is no tubal resistance on that part. So for that we have two tests that is very important. One is a simple HSG, where we can document, we can know about the tubal architecture, tubal patency, and whether we simply put a dye through uterine cavity and take the x-ray of it, and we find whether the tubes are open or whether they are thick or they are normal flow is there, when there is a like smoky cloud type pattern is there. Importantly, the doctor themselves must see the plate of an x-ray rather than the somebody radiologist was commenting, since I do it on my own, so I don't have problem because I have a setup like that. Otherwise all the this should be infertility treatment and investigation should be under one umbrella. This is most Right. important, and it should not be given because the perceptions are different. Radiologist perception are not that minute observations, they miss on subtle points. The subtlety is very important to look at, and where the people are ignoring or missing out on certain very subtle things which make patients pregnant. So the tubes have to have open. For that we have HSG. Another method is a saline sonosalpingogram. That means Mm. we watch the waterfall pattern when we put a saline
into the uterus of the tube and we see into the ultrasound. Normally the tubes are not visible under the ultrasound unless they are full of water. अगर उसमें पानी भर गया हो या कुछ भर गया हो तो वो खुली नजर आएंगी हमें अल्ट्रासाउंड पे। मगर अगर उसमें वो ट्यूब नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं नजर आती हैं तो हमें उसमें पानी डाल के उसको देखना पड़ता है कि उसमें कोई हरकत हो रही है, पानी किनारे से निकल के पूरे हमारी यूट्रस के चारों तरफ जमा तो नहीं हो गया, तो वो हम जान सकते कि ये बिल्कुल। और साथ में हम बहुत सारी ऐसी बारीक चीजों को भी जान सकते, कोई पैथोलॉजी जैसे छोटी पॉलिप है बच्चेदानी के अंदर की परत के अंदर बीच में कोई ट्यूमर तो नहीं, कोई पॉलिप तो नहीं, ये सब भी अल्ट्रासाउंड से नजर आता है। दूसरा हम अल्ट्रासाउंड से सकते, दूसरी टेस्ट फीमेल के रिगार्डिंग है कि उसके अल्ट्रासाउंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अल्ट्रासाउंड से हम ये जान सकते हैं कि उसके यूट्रस में कोई सूजन तो नहीं, कोई ट्यूमर तो नहीं, फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की गांठ बन जाती है, एडिनोमायोसिस तो नहीं, जो गर्भाशय फूल जाता है उसमें सूजन आ जाती है, अंदरूनी परत जो उसकी डिपॉजिट्स अंदर चली जाती है अंदरूनी लेयर से मायोमेट्रियम की लेयर में, तो वो होगा। और चॉकलेट सिस्ट तो नहीं, सिंपल सिस्ट है कि ब्लड भरा गोला है, कि ये हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते कि पॉलिसिस्टिक ओवरी, जो आजकल सबसे कॉमन बीमारी वेरी हमारे कॉमन। 10% की यंग लड़कियों में, 40 से 60% की, 30 से 35-25, तो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव करियर का टाइम है, उस वक्त ही पॉलिसिस्टिक ओवरी के केसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम सिंपल एक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी को हम जान सकते हैं अगर हमें नेकलेस पैटर्न में छोटे छोटे अंडे जो अरेंज होकर के दिखते हैं अंडाशय में, वो नेकलेस पैटर्न में छोटे छोटे बहुत सारे 8 से 10 मिलीमीटर के अंडे चारों एक नेकलेस पैटर्न में हमें दिखेंगे रिंग के नुमा। और वो और ओवरी की साइज बड़ी हो जाती है, उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, 10 to 12 mm हो जाती है, उसमें स्ट्रोमा का थिकनिंग हो जाता है। तो अब कोई पहले से कोई पानी भरा थल्ला तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, तो ये अल्ट्रासाउंड में ये सारी, और पहले से पेशेंट को माहवारी में दर्द होना, माहवारी की अनियमितता होना या ज्यादा माहवारी होना, ये सारी कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की। और या साथ में रहने में दर्द होना। एंडोमेट्रियोसिस में हमें चॉकलेट सिस्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत कॉमन है, छोटे बड़े। इम्पोर्टेंट होता है कि चॉकलेट सिस्ट किस आयु की महिला को ग्रसित किए हुए, किस उम्र की महिला है, कितने साइज का है, उसके हिसाब से हम उसका निवारण करते हैं। फिर हम दूसरा पैरामीटर है कि फॉलिकल, कभी कभी ओव्यूलेशन को हमको ट्रैक करना है कि वो अंडे वक्त पे 12वें दिन पे अंडे फटते हैं कि नहीं, उसके मेच्योर होके 18 से 20 mm के अंडे बनते हैं कि नहीं, ये हम अल्ट्रासाउंड से निर्धारित कर सकते हैं और उससे तय कर सकते हैं कि वो उसके जो अंडे बन रहे हैं वो वक्त पे, ये सारी चीजों में एक तालमेल होना, सिंक्रोनाइजेशन होना, अंडे बनना, सही वक्त पे उसका मैच्योर होना जो 12वें से 14वां दिन होता है, और सही वक्त से उससे ओव्यूलेशन फट के ओव्यूलेट हो जाना, जो फॉलिकल तैयार होता है मैच्योर होकर के, जो एक सही साइज को पहुंचता है। अब हम 3 सेंटीमीटर को फॉलिकल नहीं, वो एक्स्ट्रा साइज हो गया, तो हम उसे नहीं बोल सकते, उसको एक्स्ट्रा ट्रैकिंग नहीं करनी है। और बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत है उसको भी उसकी भी एक माप है, वो माप है 7 मिलीमीटर, उससे ऊपर रहना है जब वो ओव्यूलेशन हो रहा हो। तो ये सारी चीजों का तालमेल अगर सब कुछ सही है, और ये जितनी भी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इवेंट्स जो हमारे इसमें चल रहा है गर्भाशय के इर्द गिर्द, और रिलेशनशिप ऑफ ट्यूब एंड ओवरी नॉर्मल है, ये जान सकते हैं। अगर ये मिनिमम, आगे हमें जो करना होता है वो फिर फाइनली हम लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ जाती है। अगर इनमें बाधाएं आती है, अगर इसमें कोई रुकावट है, अगर इसमें कोई कमी है, अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जा रही है, तो हम उसको फिर लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी से डिटरमिन करते हैं और फर्दर जान सकते हैं। फिर हमारे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं इन सब के रिगार्डिंग, जो हम कभी किसी को हार्मोनल टेस्ट लिखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में, जो कॉमन मसला जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो टीबी का है।
और 90% महिलाओं में सबसे दुख की बात यह है कि टीबी की टेस्ट निगेटिव आती हैं, मगर महिलाओं में ये बीमारी जो है वो पकड़ नहीं हम इसलिए पाते कि इसके लक्षण रहित बीमारी है। जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस या जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसके कोई लक्षण नहीं होते, वो मामूली से लक्षण होते हैं, हल्के फुल्के, जैसे हल्की फुल्की माहवारी में अनियमितता आना, हल्का फुल्का दर्द होना, किसी को माहवारी कम हो जाना, किसी को ज्यादा हो जाना, वजन का घटना, बुखार आना, ये छोटी मोटी चीजों से तो लोग आते नहीं है। लेकिन इसकी जब हम टेस्ट कराएंगे तो ये टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगी। टेस्ट जैसे सिंपल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है माल्टू या इग्रा, जिसको हम टीबी गोल्ड कहते हैं, फिर जीन एक्सपर्ट हुआ, कल्चर हुआ, ये सारे टेस्ट, क्योंकि ये जो टीबी जो होती है वो शुरू होती है इसकी फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी अंदरूनी परत से, और फिर वहां से जाती है बच्चेदानी की अंदरूनी परत में, और ये अंदरूनी परत हर माहवारी के साथ निकल जाती है, तो हम उसे पिकअप नहीं कर पाते। और टीबी जो है वो पॉसिबैसिलरी है, यानी कि बैक्टीरिया का लोड बहुत कम होता है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल, लेकिन इसका निवारण आसान है अगर हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका लैप्रोस्कोपी है और हिस्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम 99% 95% केसेस में ये निर्धारित कर पाते हैं, तय कर पाते हैं कि ये महिला को, जिसमें छोटे छोटे दाने नजर आते हैं, अगर हम टीबी को पहली, दूसरी, तीसरी स्टेजेस में पकड़ लें और उसकी दवाएं शुरू करें तो हमें कामयाबी मिल जाती है। अगर ये चौथी स्टेज में पहुंच गया जिसमें जाले बनने शुरू हो गए, चिपकने, डॉक्टर वी लॉस्ट योर वॉइस, कैन यू हियर मी डॉक्टर? तो ये एंटर हेलो, करना पड़ेगा शायद। हाँ जी, अभी ठीक है। यस डॉक्टर। कॉल आने से ये ब्लॉक हो जाता है। I think now it's perfect. I can hear you, doctor. Can you hear me? Doctor, can you hear me? Yeah, somehow I lost the track of it. Yeah, I can hear you, but maybe I don't know this. नहीं नहीं, अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, but we cannot see your video, ma'am. Okay, I'm just loading this video as well. आप so ये सारे Doctor, we lost your voice also. hello. Yes, doctor. Yes, I can hear Yes, you. hello. Yes, doctor, we can hear you. मेरी आवाज तो नहीं आ रही। आपकी आ रही है डॉक्टर। You are not. Okay, but I can hear you. I can hear you. You can just leave and add yourself again. दोबारा से ऐड करके थे। Can you hear me now, doctor? Doctor, I can hear you. So team, please check with the doctor. Tell her to leave and then again rejoin, please. So viewers, जब तक डॉक्टर दोबारा रीजॉइन करते हैं हमारे साथ, लेट अस जस्ट समराइज द होल सिचुएशन। उन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टेस्ट, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बोले, और हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे डॉक्टर ने इतने ज़्यादा टेस्ट बता दिए तो क्या करें, बट ऐसा नहीं है। एंड एज डॉक्टर इमराना जस्ट मेंशन दैट ईच एंड एवरी टेस्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, चाहे वो एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है, डोंट इग्नोर दैट। एंड जैसे कि मेल टेस्टिंग की बात है, हमें लगता है एक सीमन एनालिसिस बस, दैट्स इट, बट उसमें ही बहुत सारे पैरामीटर्स चेक हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट यू दैट प्लीज डू सिलेक्ट योर डॉक्टर very carefully, because as Dr. Imrana just mentioned that there should be each and everything should be available under one roof. That is really important. So let me just add her and let's check. Yes doctor.
You are on mute, doctor. Can you please unmute yourself? Am I Yes. what? Yes, doctor. Perfect. आप एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए. Doctor, it's already mute. Yes. Now perfect. Fine. Great. Doctor, I can hear you now. I don't know, but I Am can I hear audible? you. Yes. You are muted. You are muted. You are muted. No, doctor, actually, I'm not on mute. Team, viewers, can you just tell me कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि डॉक्टर की? I think there's some network issues. Team, please see to it. Doctor, my कैसे team करें is just इनको? calling you. आपका मैम सब कुछ ठीक है. You are muted. Purnima, you are muted. You are muted. Okay, just a second, doctor. Can you hear me now? आवाज दीजिए उधर से साइड से. Can you hear me? So, I think, team, please check with the doctor. Viewers can hear both of us. Sorry guys for this. I think उनके end पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है. एंड थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट. हाँ जी, दोनों की आवाज आ रही है, बट आई थिंक डॉक्टर को मेरी आवाज नहीं आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस ऑन कमेंट सेक्शन. Yeah, I think network issues. Let me just add her again and we'll see to it. Yeah. Yes, Am doctor. am I audible? Yes, Am I doctor. You are. Yes. Can you hear now? me? Yeah, now I can hear you since long I was not hearing you since 5 minutes. Okay. Hmm. No worries. We can start. We can just resume with the session. So we were discussing about the important test and आपने जितना सब बताया मेरे viewers ने सुना and they are just loving the session and they are telling us that yes, they can hear your voice and my voice also. So let's proceed further, doctor. So we have few queries with us. I would like to take those queries because we just promoted your session on our different Facebook stories and Insta stories और वहां से हमारे पास कुछ सवाल हैं. So I'm just taking those questions. So there's one query, doctor, related to AMH level. Is AMH 4.84 is good or bad? Can I conceive in this AMH? Yes, it's very good. It's more than good. Ideal AMH is nobody has a fixed AMH. It varies. AMH reflects the number of the eggs, your ovarian reserve. So you have got a wonderful ovarian reserve. You can, but at age again I said is important. बॉडी का अनुपात जो हमारा ये रहता है BMI is very important. If you are overweight, you need to correct. It should be more than 23. If your BMI is, if it is 25, it's okay. If it is 27, overweight. Over 27, obese. So it's very important. And at the same time, not only the AMH, it's the tubes, whether the open or not, husband seminogram is okay or not, and you are staying together with your partner in the fertility window, which is between 12 to 18 days of your cycle. You must remember you have to maintaining a diary of your menstrual calendar. You have to be having, but AMH 4.8 is more than required, probably towards a PCO. And I suspect a PCO, if other hormonal tests, biochemical tests also tell the same story. But if your ultrasound, if it reflects a PCO morphology, जो मैंने बताया आपको कि चारों तरफ छोटे छोटे अंडे नेकलेस पैटर्न में दिखेंगे और जिनकी तादाद जो है वो 20 से ज्यादा हो सकती है और 20-22 से ज्यादा, जो कि छोटे बड़े अंडे नहीं होते इसमें, जिनको क्योंकि हार्मोनल लेवल्स अब मोर टुवर्ड्स मेल हार्मोन्स होते, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो वो मेच्योर नहीं करते. तो ये है आपका नॉर्मल एमएच जो हमारा जो विंडो है, दैट वी टेक इज एज
between 1.5 to 3 is the normal range, Okay, or right. 1.5 to 3.5. सो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और करवाने की जरूरत है, और अगर आपको लगता है यू हैव दोज इन्वेस्टिगेशंस विद यू, प्लीज लेट अस नो. यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स और Very, आफ्टर very. द लाइव आल्सो यू कैन डू दिस. So doctor, one more query we have. The lady has just done her HSG test, and during that test the doctor said there is a late or delayed spill in the tubes, and now the doctor is suggesting for laparoscopy. So she really want to know, is laparoscopy is the right approach? Yeah, it's a very right approach, because, and she suggested well, because the delayed spell, as already told you, tubal patency only doesn't mean an open tube. It has to function optimally. By that means it is having some resistive component. वो उतनी अच्छे से उसमें लचीलापन, उसमें जो वो हरकत होनी चाहिए अंडों को समावेश करने की और वहां से लेने की, वो उतनी अच्छे अंडे को सक करने की उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो घट गई है, वो क्षीण हो गई है. तो उसको हम दूरबीन के द्वारा, जो हम एक हिस्ट्रोस्कोप भी साथ में करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लैप्रोस्कोपी से काम नहीं चल सकता. हम एक कैमरा डालते हैं गर्भाशय के अंदर, और उसके द्वारा एक उसके अंदर के छिद्र द्वारा, जिसे हम ऑस्टियम कहते हैं, उससे हम कैन्युलेशन करते हैं, और अंदर से वो अगर हम उसे क्लीन कर दें, या कभी कभी सिर्फ हमें पानी के प्रेशर से, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट से जो पानी से कनेक्ट करके अंदर देखते हैं, तो हाइड्रो डिसेक्शन भी हो जाता है. बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी ब्लॉक्स, छोटे छोटे कचरे, वो यूं डिब्री वगैरह, वो तो यूं फ्लश हो जाते हैं. अगर कहीं कोई जाली मकड़ी पेट के द्वारा जो कैमरा डाले, और कहीं पे फंसी हुई उलझी हुई चीजें हैं, उलझी हुई ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है, तो वो उसका उलझना हम उसे काट के सिजर्स से उसको ठीक कर देते हैं. Okay, so I think it's a right approach if your doctor is suggesting you to go for laparoscopy. Doctor, another query is here related to AMH again. So, can I improve my AMH level, as my AMH is 0.01? And doctor said that yes, please go for IVF, don't wait for natural conception. Though my tubes are open, I am 33 years of age. या एज आई जो क्वालिटी अंडे की होती है वो एज से होती है, और AMH सिर्फ नंबर है, तो नंबर ऑलरेडी डिक्लाइन कर गया. अगर आप 20 साल की हो सके, जरूर आपकी कंसेप्शन हो जाती. अगर आप 21-25 के नीचे होती तो आपको इस AMH लेवल पे जरूर प्रेगनेंसी आ जाती. इट इज रियली लो फॉर यू. एंड एट द सेम टाइम एक एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, जो छोटे छोटे अंडे को हम अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं माहवारी के पहले हफ्ते में. जब माहवारी शुरू होती है पहले हफ्ते में ही, मतलब 7 दिनों के अंदर, हम दोनों ओवरीज में देखते हैं कि हमारा छोटे छोटे अंडों का जो आगे जाके बड़े होंगे, वो कितने अंडे रिक्रूट होंगे और कौन कौन बढ़ेंगे. तो वो देखने का एंट्रल फॉलिकल काउंट भी एक इसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करता है, जिसे हमें देखना है कि 1-2 अंडे बाकी हैं. अगर ये दोनों मिला के, दोनों तरफ की ओवरीज को मिला करके अगर 10 से कम आते हैं तो ये बहुत ही कम है. अगर 5 से कम आते हैं तो बहुत कम है. एज के हिसाब से 33, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर एन IVF. बट इमेज इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं. मेडिसिन और खान पान आपका अच्छा होना चाहिए एट द सेम टाइम. लेकिन आपको वक्त बर्बाद करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे उतनी लेकिन अगर आप IVF में भी जाती हैं और आपको खुद के अंडे से कंसीव करना है, तो भी आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कोएंजाइम Q, जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जाइजर है. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो फीमेल में होता है वो माँ से इनहेरिट होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन मदर होती है, जो कि एज अंडे की एज डिटरमिन करता है कि ये लॉन्जिविटी और उसकी क्वालिटी कितनी होगी. तो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जाइजर के रूप में हमें जो है वो हमारे पास है कोएंजाइम Q, जो कि लेना बहुत जरूरी है. डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन सल्फेट, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब परीक्षण से पता चला, जो मैक्सिमम सर्वेज और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है,
इसमें ये एक 75 मिलीग्राम का डेली डोज ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 3 महीने लेना है। कोई भी अंडे बनने में हमें 2 महीने का वक्त लगता है, कोई भी कीड़े को नए शुक्राणु को बांधने में 84 दिन का वक्त लगता है। तो अगर हम पूरी जो पुराने हैं उसको नए तक लाएंगे तो हमें ये अगर आपको अपने अंडे यूज करने हैं और आपको तो उसमें एम्ब्रियो पूलिंग आपको बार बार ये को स्टिमुलेट करना होगा। आपको एक बार में आपके उतने अंडे नहीं आएंगे, ज्यादा अंडे आना यानी ज्यादा एम्ब्रियो बनना। अगर हम राइट। 10 अंडे निकालते हैं तो उसमें से आपके 4 ही अच्छे मिलेंगे और ज्यादा नहीं मिल सकते। उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो इंजेक्शन पड़ रहे हैं अंडे बनाने के लिए उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। और वो अच्छे इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे M2 साइट रिट्रीव हो सकते हैं। हम हमारे लो एमएच पे अच्छे क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस देना है। और उसके पहले भी थोड़ी प्री ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो कि टेस्टोस्टेरोन से के पैचेस से हो सकती है, उसके जेल से हो सकती है। कोएंजाइम क्यू है इसके लिए, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और डिहाइड्रोएपिंडोस्टेरोन, ये तो बिल्कुल मस्ट है। और ये चीजों का सेवन जरूरी है करीब 2 महीने पहले और 3 महीने पहले, ताकि आप अपने अंडे आपके यूज हो जाए अगर आप आईवीएफ में जाती हैं तो। और आपको आईवीएफ में जाना होगा इसलिए क्योंकि आपकी एज से ये पॉजिटिवली कोरिलेट नहीं हो रहा है, आपके अंडे की संख्या घट गई है और एएफसी कर। राइट। सो रादर वेटिंग फॉर फ्यू मोर मंथ्स और चेकिंग इट आउट कि नहीं अगले महीने हो जाएगा, चलिए फिर एक महीना वेट करते हैं। इट्स बेटर टू एक्ट फास्ट बिकॉज एज जस्ट डॉक्टर इमराना सजेस्टेड कि एज के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है। सो डोंट डिले द ट्रीटमेंट, लेट्स बिगिन द ट्रीटमेंट एंड सी what we can or your doctor can help you in that. So, doctor, one more query we have regarding this thin endometrium thickness. So, the endometrium thickness is not growing beyond 6 mm. So, doctor suggested for biopsy. What is your take on this, doctor? Should I move ahead for biopsy or should I wait for a month or so with vitamins and medicines to grow my endometrium thickness? No, the vitamins are not going to grow. What is the causing a thin endometrium? Had you been suffering from tuberculosis? Why the biopsy is needed? Maybe वो जानना चाहते हैं कि कहीं टीबी से आपकी अंदर की परत डैमेज तो नहीं हो गई, उसमें फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया। इससे बेटर है कि आप हिस्ट्रोस्कोप करके बायोप्सी अगर कराना है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं। अगर है भी तो एंटी टीबी अगर उसमें आ जाती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है रिजल्ट। अगर निगेटिव रिजल्ट आएगी तो जरूरी नहीं कि आपको टीबी से डैमेज हुआ कि नहीं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या वाली और दुख वाली बात है हमारे साथ। और दूसरा है कि अगर परत पतली हो गई है तो हमको जो भी करना है उसको इम्प्रूव करने के लिए करना है। अगर आईवीएफ आपका फेल हुआ है पतली परत की वजह से, तो हमारे पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, एक स्टेम सेल थेरेपी, दूसरा पीआरपी। पीआरपी सब लोग कर सकते हैं और आसानी से की जा सकती है। पीआरपी तुरंत बना के तुरंत उसी वक्त सिटिंग 5 मिनट के अंदर करना होता है। जब हम ब्लड लेकर के आपके सेल्स कुछ आपके वो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, उसमें से प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं जो सेपरेट कर देते हैं। और प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ट्यूमर नेक्रोज, लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। वो बड़ी एनरिच करती हैं वो परत को इम्प्रूव करने में, और मल्टीपल सिटिंग्स ले सकते हैं। हमने इस पे बहुत पेपर भी डाला हुआ है, हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। हम पीआरपी रेगुलर रूटीन वे में करते हैं आईवीएफ पेशेंट्स के लिए। और दूसरा है पीआरपी जब हम करें तो ज्यादा बेहतर होता है, अगर ज्यादा परत पतली है तो वो हम हिस्ट्रोस्कोप के जरिए उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन सब एंडोमेट्रियल लेयर में डालना होता है। तो और अगर आप नेचुरली आप कंसीव कर रही हैं और नेचुरली आपकी परत की मॉनिटरिंग हो रही है तो भी आप पीआरपी यूज कर सकती है। ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स यूज करना है, उससे वो ग्रो कर जाती हैं। अगर अंडे की क्वालिटी खराब है जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन उतनी मात्रा में नहीं रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से परत पतली है, तो वो भी देखना है कि एग्स के एएमएच क्या है। वो सब चीजों को मद्देनजर रख के, यानी सारी चीजों को हम इकट्ठा करके कि एएमएच लेवल्स क्या हैं, इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस को रूल आउट करना है। हिस्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि माइक्रोपॉलिप तो नहीं है,
कहीं पे स्ट्रोमल एडिमा तो नहीं है, कहीं फोकल कोई हाइपरमीया का पैच तो नहीं है, कोई एट्रोफी तो वहां पे कोई सूखापन तो नहीं है, कोई ज्यादा जहाँ पे खून की जो वेसल्स हैं वो ज्यादा तो नहीं दिख रही, तो वो उससे डिटरमिन कर सकते हैं हम, और एंटीटीबी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी फर्दर टेस्ट भी पॉजिटिव भी पीसीआर दे सकते हैं और बायोप्सी बोला है, लेकिन पीआरपी एक बहुत मददगार साबित होता है इसमें इसकी परत को बढ़ाने में। और ईस्ट्रोजन बहुत फॉर्म में उपलब्ध है, हम ईस्ट्रोजन की स्प्रे यूज कर सकते हैं, हम ईस्ट्रोजन की पैचेस नहीं जेल फॉर्म में यूज कर सकते हो, टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हो। आईवीएफ में हम 20 टैबलेट तक जा सकते हैं पर मंथ, अगर आपका लिवर टॉलरेट करे तो। लेकिन ज्यादातर हमें 10 टैबलेट पर डे की जरूरत पड़ती है, और हम डिफरेंट मोड्स में दे सकते हैं। तो आपका क्या मुद्दा है, यानी आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए आपको थिन एंडोमेट्रियम है, या आपको आईवीएफ के लिए थिन एंडोमेट्रियम? ये दो अलग पहलू हैं और दोनों को अलग तरीके से डील करना होगा, और साइमल्टेनियसली और दूसरी चीजों को भी इसमें लेना होगा। So I think here the most important point is और दूसरा एक होता है, एक बार मैं भूल गई, वो डॉपलर स्टडीज भी कर लेते। कभी कभी नेचुरल कंसेप्शन में परत हमें 6.5 मिल रही है, लेकिन उधर डॉपलर हम अगर एनेबल करें, उसमें ब्लड फ्लो देखें तो वो स्पाइरल आर्टेरियोल्स में 3rd लेवल पे भी ब्लड फ्लो जा रहा है। तो अगर 6.5 है और डॉपलर स्टडीज अच्छी आ रही है तो भी कंसेप्शन हो सकता है। Okay, I think this is very important fact because डॉक्टर हम यूजली वो ट्रिपल लेयर और कितना थिक है एंडोमेट्रियम उसी में घूमे रहते हैं। वी नेवर एक्चुअली चेक कि वेस्कुलरिटी कितनी है, ब्लड फ्लो इन द यूट्रस कितना है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड आई होप जिसने भी हमसे ये सारे सवाल पूछे हैं आपने ये सेशन जरूर लाइव अटेंड किया है, और अगर किसी वजह से आपका मिस हो गया है से नो वरीज, हमारा ये सेशन इसी लिंक पे हमेशा सेव रहेगा। आप सर्च में टाइप कीजिए टॉपिक एंड यू विल गेट टू नो द सेशन डिटेल्स। आप दोबारा देखिए, हो सकता है आप कुछ छोटी डिटेल्स या कुछ मिस कर गए हो, शुरुआत मिस की हो, एंडिंग मिस की हो, बट अगेन डू वॉच दिस सेशन अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन नो कि आपके ट्रीटमेंट में क्या कॉजेज हैं, कहाँ कुछ डायग्नोज रह गया है, अगर रह गया है तो how you can proceed further, and obviously when the diagnosis is done treatment is always better. Any parting note from your side, Dr. Imrana? Marry at the right time, plan your reproductive career at the right time, so you don't need all these help from the, don't need to shop with the doctors. Right, perfect. और अगर Plan, थोड़ा लेट हो गया है देन ऑल्सो नो वरीज, हम हैं आपके साथ। हाँ जी प्लीज डॉक्टर, आप कुछ कह रहे थे? that's fine, because we have lot of techniques now. PRP and stem cells are growing, and I think stem cell is a wonderful entry in that will revolutionize, जैसे बहुत सारी चीजें हमें रेवोल्यूशनाइज किया है ट्रीटमेंट को। पहले, आज से पहले कुछ भी नहीं था, बहुत सारी ड्रग्स की एंट्री हुई जो हमारे आसान कर दिया। हमारे बच्चों जो बिल्कुल भी निराश थे, जिन्हें ऐसी कोई तवक्को नहीं थी और महरूम थे वो बच्चे औलाद से या बच्चों से, तो वो भी अब सक्षम है सब बच्चे पाने के लिए। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सही परामर्श डॉक्टर की, और सही ट्रीटमेंट और ऑनेस्ट ट्रीटमेंट, ताकि हम उन्हें, और आई थिंक सो कि ये सब अगर स्टेम सेल हम वाइडली इम्प्लीमेंट हो जाता है, नाउ इट इज वेरी कॉस्टली, इफ वी कैन जनरेट वी कैन यूज, एंड उससे सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि वो बायोलॉजिकल पेरेंटहुड मिल सकेगा, क्योंकि वी कैन यूज दो इन द सेम ओवरीज, वी कैन रिवर्स एजिंग, वी कैन रिवर्स ओवेरियन एजिंग, and we can stay there. Even I use PRP in the ovaries also, so that we can maximize the number of eggs. जिस तरह PRP हम परत में डालते हैं, उसी तरह PRP हम ओवरी में भी डालते हैं। ओवरी में अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी डाला जा सकता है और हिस्ट्रोस्कोपिकली भी डाला जा सकता है, सॉरी लेप्रोस्कोपिकली भी डाला जा सकता है, और हमें उससे बहुत फायदा मिला है दोनों में, नेचुरल कंसेप्शन में भी और हमें आईवीएफ कंसेप्शंस में भी। तो ये सारी चीजें हैं, और छोटी छोटी सटल चीजों को मिस नहीं होना चाहिए, और अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप सब जानते ही हैं, और इस तरह से इंटरेक्ट करने से और चीजें क्लियर होती हैं। राइट
So don't hesitate about your condition. Don't hesitate to ask questions. जितना पूछेंगे उतना पता चलेगा. इवन डॉक्टर से भी आप अपने डॉक्टर से जिनके पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्लीज खुल के पूछिए. इट्स योर ट्रीटमेंट, so you should be aware of few certain facts, and this is really important for your treatment. And thank you viewers for joining today. Thank you Dr. Imrana, thank you UNS for this wonderful awareness session. Thank you doctor. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you.